नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आज भी सस्पेंस बना रहा। आज जो खबरें आई उनसे इतने संकेत जरूर मिले कि भोपाल, जयपुर और रायपुर में हो सकता है कल दिल्ली से ऑब्जर्वर्स भेजे जाएं और इन राज्यों में 9 और 10 तारीख को विधायक दलों की मीटिंग हो सकती है और संडे मंडे तक तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री मिलने की संभावना भी बताई गई है। आज शाम को अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिले। उनसे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात हुई। इन दोनों मीटिंग्स का मतलब यही लगाया गया कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के नामों को लेकर चर्चा हुई होगी। वसुंधरा राजे कल रात से दिल्ली में है। इसकी एक वजह यह बताई गई कि उनकी डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, काफी दिनों से बीमार चल रही थी। चुनाव खत्म होने के बाद वसुंधरा उनसे मिलने आई हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा के नाम की चर्चा है, इसलिए दिल्ली में उनके प्रवास को लेकर अटकलें लगाया जाना स्वाभाविक है। वसुंधरा अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं। आज वसुंधरा राजे को लेकर कुछ अफवाहें उड़ी। उसके बाद वसुंधरा ने ट्वीट करके कहा, राजस्थान में बीजेपी की जीत इस बात का प्रतीक है कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी सस्पेंस है। यहां मुख्यमंत्री पद की दावेदार कही जाने वाली रेणुका सिंह ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि छत्तीसगढ़ में कई और नाम भी चल रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस है मध्य प्रदेश का। यहां शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए और ना ही मध्य प्रदेश के किसी और नेता ने जेपी नड्डा या अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी वही कहा जो वसुंधरा ने कहा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी गारंटी की वजह से हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे ज्यादा मुखर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली नहीं आए। वो भोपाल में हैं और वहीं से उन्होंने सस्पेंस को लेकर बड़ी खबर दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संडे तक सारा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। इंदौर सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान रविवार तक हो जाएगा। हालांकि कई लोग सीएम पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे हैं और उनसे जाहिर है इस बारे में पूछा गया। इस सवाल को टाल गए। इतना कहा, 10 दिसंबर तक ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। तो विधायक के लिए 10 तारीख को तय हो जाएगा सीएम। आपने कहा आपके लिए शॉकिंग है, मगर जो भी जिम्मेदारी दी गई आप उसको निभाएंगे। दी जाती है बड़ी जिम्मेदारी, आप तैयार है उसके लिए? अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश वर्गीय ने कहा 10 दिसंबर तक यानी संडे तक सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ नहीं कहते। जब जब मीडिया से बात करते हैं, मध्य प्रदेश पर कम और लोकसभा चुनाव पर ज्यादा बोलते हैं। आज इंडिया टीवी की संवाददाता प्रिया सोमवंशी ने उनसे बात की। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम रोल था। अब वो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते लोकसभा में और प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ की 29 की 29 सीटें भाजपा को जिता के और उनके गले में 29 कमल की माला डालनी है। लेकिन अभी चूंकि जश्न का माहौल है चारों तरफ इस प्रचंड जीत के बाद और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और आप अभी से 29 में जुट गए। एक काम पूरा हुआ, अब दूसरा लक्ष्य पूरा करना है। इस बड़ी जीत के सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देते हैं? प्रधानमंत्री जी को। मध्य प्रदेश को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, बीजेपी में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। देवेंद्र, मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल है इन सवालों का जवाब देना, लेकिन लोगों में बड़ी उत्सुकता है। लोग तो जानना ही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और लोग उम्मीद करते हैं कि देवेंद्र पाराशर कुछ ना कुछ तो बता देंगे।
और रजत जी, एक चीज़ जो जानकारी दी गई बहुत शीर्ष स्तर से, वो जानकारी ये निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री का चयन जब किया गया तो उसमें पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान नहीं रखा गया है। आमतौर पर ये धारणा रहती है कि पॉलिटिकली जो ज़्यादा सूट करता है पार्टी उसके हिसाब से ही फैसला करती है, लेकिन ये जानकारी हमें मिली है कि पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान नहीं रखा गया है और समझा जा सकता है कि ये लाइन कितनी खतरनाक है किस नेता के लिए, और उस लिहाज से मध्य प्रदेश शायद एक बड़े सरप्राइज़ के तौर पर तैयार है। 10 तारीख को उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक दल की बैठक होगी। कल केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद 10 को जब बैठक होगी तो उस बैठक में औपचारिक तौर पर उस नेता का नाम सामने आ जाएगा जिसके बारे में पार्टी के शीर्ष स्तर पर फैसला हो चुका है। रजत जी, देवेंद्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, उससे पहले आप हमें बता देंगे, दर्शकों को बता देंगे। आप बने रहिए। मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की एक और खबर दर्शकों को बता दूं। बीजेपी में सीएम पद को लेकर मंथन हो रहा है तो कांग्रेस में हार को लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन हार की वजह, हार की जड़ ये जानने के बजाय कांग्रेस सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। इसे लेकर आज भोपाल में कांग्रेस ने ड्रामा किया। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया डमी ईवीएम मशीन लेकर आए थे। इन दोनों नेताओं ने इस डमी ईवीएम पर कालिक पोती। वैसे कालिक तो आज कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के मुंह पर भी लगी और सबसे मजेदार बात है कि अपने चेहरे पर खुद उन्होंने काला रंग लगाया। आपको याद होगा, फूल सिंह बरैया ने ऐलान किया था कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आएंगी तो वो सरेआम अपने मुंह पर कालिक लगाएंगे। बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीत गई। इसके बाद फूल सिंह बरैया से पूछा गया वो कालिक कब लगाएंगे। उन्होंने कहा जो कमिटमेंट कर दिया उसे पूरा करूंगा। हालांकि मुंह पर काला रंग लगाने से पहले उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और बताया कि वो अपने मुंह पर कालिक क्यों लगा रहे हैं। मैंने अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि मन और वचन से काले इन भाजपाइयों द्वारा काले धन और काले कारनामों के बलबूते चुनाव दरमियान जो महान संविधान और पवित्र लोकतंत्र पर कालिक पोतने का कृत्य किया है, अर्थात जन भावनाओं जनहितों पर ही कालिक पोतने का कृत्य किया गया है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन भाजपाइयों को अपने स्वयं के असंख्य काले कारनामों कलंकों की कालिक नजर नहीं आती है, ना ही यह अपनी इन कालिकों कलंकों को देखना चाहते हैं। सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है? यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है। इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम। अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। फूल सिंह बरैया ने अपना पूरा चेहरा काला करने का वादा किया था, पब्लिकली ऐलान किया था, लेकिन किया नहीं। उन्होंने दिग्विजय सिंह को बीच में खड़ा कर दिया और दिग्विजय सिंह ने कहा फूल सिंह बरैया अपना वादा पूरा करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनका चेहरा काला नहीं होने देंगे। और उसके बाद दिग्विजय ने अपने हाथ से फूल सिंह बरैया के चेहरे पर काले रंग के 2-3 टीके लगाए और कहा ये टीके उन्हें नजर लगाने से रोकने का काम करेंगे। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पे 2 बिंदी लगाएंगे ताकि उनको बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। दिग्विजय सिंह ने तो फूल सिंह बरैया को अपना पूरा चेहरा काला नहीं करने दिया, लेकिन
बरैया के सपोर्ट में कांग्रेस से जुड़े किसान नेता ने अपने चेहरे पर कालिक पोती। ग्वालियर के युवा कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने खुद अपने चेहरे पर काला रंग लगाया। योगेश दंडोतिया ने यह भी ऐलान किया था कि अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीत गई तो अपने चेहरे पर खुद कालिख लगाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने अपने चेहरे पर जो कालिख लगाई है वो तो धोने से उतर जाएगी, लेकिन कांग्रेस के चेहरे पर हार का जो रंग लगा है उसके दाग इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे। और सबसे खास बात यह कि हार के दाग मिटाने के तरीके खोजने के बजाय कांग्रेस एस्केप रूट तलाश कर रही है। हार पर मंथन करने के बजाय दिग्विजय सिंह हर रोज ईवीएम को दोष दे रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रही हैं। वसुंधरा राजे कल रात दिल्ली पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने कल कहा था कि वो अपनी बहू से मिलने आई हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पहुंची। वसुंधरा के साथ उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह भी नड्डा के घर पहुंचे हैं। तो एक बार फिर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, वसुंधरा राजे जेपी नड्डा की मीटिंग का क्या मतलब निकाला जाए? राजस्थान को लेकर आपके पास कोई खबर है? मैं आपको एक बार फिर से मुश्किल में डाल रहा हूं। वसुंधरा राजे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस प्रकार की अफवाहें चुनाव नतीजों के बाद उनके बारे में चल रही है कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसको लेकर अपनी सफाई दें। और तकरीबन 1 घंटे से जो मुलाकात चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी, उसमें उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। वहाँ पर यही बात कही जा रही है और कुल मिलाकर वसुंधरा ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की उनकी कोई मंशा नहीं है, ना कोई ऐसा मंशा वो पाल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वो उनसे मिलने आ रहे थे, इस वजह से उनकी मुलाकात हुई। उनकी इच्छा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी का जो भी फैसला होगा वो उसे मानेंगी। हमारे सूत्रों ने यह बताया कि इस बात को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के दरमियान सीधे कम्युनिकेट कर दिया। इसका मतलब जितनी सारी चीज़ें कही जा रही थी और जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ये सब कुछ करेंगी, पार्टी से अलग कोई लाइन लेंगी, वो आशंकाएं कम से कम अभी तो एकदम से निर्मूल साबित हो रही हैं, जब खुद वसुंधरा राजे ने ही उसे 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया है। दूसरी चीज़ कि इस बात की संभावना लगभग नगण्य है कि वसुंधरा राजे के नाम के बारे में फैसला हुआ है। लगभग तय माना जा रहा है कि वसुंधरा से अलग कोई व्यक्ति सीएम होंगे राजस्थान के। जी रजत जी। देवेंद्र, इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा सरप्राइज दे दें, कोई नहीं कह सकता। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा छत्तीसगढ़ की, लेकिन जिन अफवाहों की बात देवेंद्र पाराशर कर रहे हैं उससे जुड़ी आज की खबर आपको बता देता हूं। आज राजस्थान बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को बीजेपी के 5 एमएलए को जयपुर के एक रिजॉर्ट में बुलाया था और उन्हें वहीं रोक लिया था। रिजॉर्ट में रुके बीजेपी विधायकों में हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा भी थे और बाद में जब विधायकों को जयपुर से बहरोड ले जाया जाने लगा, तब ललित मीणा ने अपने पिता हेमराज मीणा को फोन करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हेमराज मीणा अपने बेटे को लेने रिजॉर्ट पहुंच गए। हेमराज मीणा का कहना है कि वहां मौजूद एक और बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा से उनकी बहस भी हुई, लेकिन वो अपने विधायक बेटे ललित मीणा को साथ लेकर लौट आए। वो एक रिसोर्ट है अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे 5 ही थे। बेटा था ललित मीणा, नहीं 5 में शामिल था। कालूलाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरवा थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, गोविंद रानीपुरिया थे। ये परसों की घटना है? परसों ही घटना है। वो
कंवरलाल ही है उसमें मेन रोल, तो उसी को कुछ ने गाइड कर रखा होगा, तो वो आने नहीं देना था। हमने इस मामले की तहकीकात की। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने हेमराज मीणा के दावों को मनगढ़ंत कहानी बताया। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य के साथ बातचीत में कंवरलाल मीणा ने कहा, दुष्यंत सिंह को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। उन्होंने चैलेंज दिया कि हेमराज और उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, दोनों के मोबाइल जांच लिए जाएं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं, ये मनगढ़ंत है, एक राजिश है। इस पे दुष्यंत जी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है ना, उनकी लोकेशन निकाल देख लो। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरे 2 मोबाइल है, वो 4 सिम है। 4 सिमों पे एक बार भी मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज पर कोई बात नहीं हुई है। मेरे मोबाइल को मैं दे सकता हूँ, कोई जांच करा सकता है कि मैंने उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और अभी तक भी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह के जी के ऊपर जो आरोप लगा कि भाई वो वहां पर थे, मारा पीटी की नौबत आ गई, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, देखो, न तो कोई मारपीट की नौबत आई। अगर मारपीट होती तो वो एमएलए है, उसके वो हेमराज जी भी पूरे एमएलए है। जब मारपीट होती तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। तो आज 3 दिन हो चुका है, एफआईआर दर्ज कराई नहीं और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मनगढ़ंत कहां तो कोई भी किया जा सकता है। मैं कहता हूं मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज जी का कराओ। किसके दिमाग में साजिश निकलती है, क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का। अगर मैं आपको हेमराज मीणा की पूरी बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। हेमराज मीणा दुष्यंत का नाम ले रहे हैं। दुष्यंत सिंह वसुंधरा के बेटे हैं और हेमराज मीणा की वसुंधरा राजे से पुरानी अदावत है। वसुंधरा राजे ने 2013 में उनका टिकट काटकर उनके बेटे ललित मीणा को उम्मीदवार बनाया था। तब से पिता हेमराज मीणा वसुंधरा राजे के पॉलिटिकल दुश्मन हैं और ललित मीणा वसुंधरा के मुरीद हैं। 2018 में भी हेमराज को उम्मीद थी वसुंधरा उन्हें टिकट देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह कि जिन इलाके के विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की बात हुई है, वो सारे वसुंधरा राजे के अपने इलाके के एमएलएज हैं। उन्हें झालावाड़ से बाहर किसी दूसरे इलाके के रिजॉर्ट में ले जाने का क्या फायदा हो सकता था? मतलब साफ है, इसके पीछे उन लोगों की सियासत है जो इस मौके पर वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी को कमजोर करना चाहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में ये होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ को लेकर भी पिक्चर क्लियर नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर रेणुका सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं, लेकिन आखिरी मोहर को नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगाएंगे। आज रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। रेणुका सिंह सरगुजा सीट से सांसद थी, इस बार विधानसभा चुनाव जीत गई हैं। कल ही उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दिया और आज वो जेपी नड्डा से मिली। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें सीएम पोस्ट के लिए फ्रंट रनर माना जाने लगा। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, छत्तीसगढ़ को लेकर भी तस्वीर ऐसी धुंधली है या यहां कुछ क्लैरिटी है? और यहाँ कास्ट को लेकर क्लैरिटी दी गई है कि सीएम और डिप्टी सीएम में एक ओबीसी और एक ट्राइबल, इस इक्वेशन के साथ बीजेपी जा रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि छत्तीसगढ़ में लीडरशिप के चयन के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में बहुत मुफीद स्थिति थी, वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। उस हिसाब से इन 2 कास्ट कॉम्बिनेशन के सहारे पार्टी जा रही है और जिसका ऐलान भी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। रेणुका सिंह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो मुलाकात करने गई थी, उसकी वजह यही थी कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही सभी सांसदों को बुलाया था, क्योंकि रेणुका सिंह उस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद थी, बाबा बालकनाथ राजस्थान में मौजूद थे, इसलिए ये दोनों उपस्थित नहीं रह सके। और आज जब ये गए हैं तो इस्तीफा देने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें वही कम्युनिकेट किया जो कि बाकी सांसदों को किया था, उसके बाद ये इस्तीफा देने गई थी। रजत जी। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जो भी जानकारी आपने दी वो काफ़ी यूजफुल है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम आपके पास होंगे, आप सबसे पहले हमें बताएंगे और सबसे पहले हम दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बीजेपी जिस तरह मुख्यमंत्री के नाम के ऐलानों में देरी कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस के नेता पूरा फायदा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि बीजेपी में सीएम पोस्ट को लेकर घमासान चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तरह भूपेश बघेल भी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात की बड़ी चिंता है कि बीजेपी ने अभी तक 3 राज्यों में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाए। कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भी परेशानी है कि मीडिया ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए। बीजेपी के नेताओं को इस देरी से कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के किसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने घमासान नहीं मचाया, लेकिन कांग्रेस अपनी हार में भी मजा ले रही है। कांग्रेस को बीजेपी में घमासान दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि वसुंधरा राजे ने मोदी को आंख दिखाई, शिवराज के आगे मोदी मौन हो गए और रमन ने मोदी का मन भंग कर दिया। ये डायलॉगबाजी दर्शाती है कि कांग्रेस न मोदी को समझ पाई है और न बीजेपी के नेताओं को। जरा सोचिए, आज की तारीख में बीजेपी के किस नेता की हिम्मत होगी कि वो मोदी को आंख दिखाए। आंख तो अशोक गहलोत ने दिखाई थी राहुल गांधी को। हाईकमान की लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। आंख तो कमलनाथ दिखा रहे हैं कि उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा गया है, पर वो डटे हुए हैं। इससे इस मामले में मीडिया को दोष देना तो ठीक नहीं है। यह सही है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबको पता है कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा और जो फैसला होगा उस पर कोई चूं भी नहीं करेगा। तीनों राज्यों में अभी तक किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होते ही कई दावेदार मीडिया के सामने आकर खड़े हो गए थे। कांग्रेस के नेताओं को याद होगा कि हिमाचल में तो 2 गुटों ने अपने अपने समर्थकों के साथ कैमरों के सामने शक्ति प्रदर्शन किया था। इसीलिए घमासान और टकराव की हेडलाइंस बनी थी। कांग्रेस को कड़वाहट छोड़कर इस बात पर मंथन करना चाहिए कि 3 राज्यों में उसकी जीत के दावे गलत क्यों हुए। यह सोचना चाहिए कि जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार क्यों किया। ईवीएम का मुंह काला करने के बजाय नेता यह सोचें कि तेलंगाना में इसी ईवीएम ने कैसे जिताया। तेलंगाना में आज कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 11 और मंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें एक भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की जिम्मेदारी संभालते ही 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल उन 6 गारंटी से जुड़ी थी जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में चुनाव के दौरान किया था, और दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने पर मोहर लगाई गई। वो महिला जिससे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मिले थे। रेवंत रेड्डी के शपथ समारोह में आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और हिमाचली मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस समारोह में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी जब शपथ लेने के लिए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम पहुंचे तो एक खुली जीप पर सवार थे और उनके साथ सोनिया गांधी भी उसी जीप पर मौजूद थी। शपथ ग्रहण के फौरन बाद रेवंत रेड्डी अपनी पत्नी के साथ मंच पर मौजूद सोनिया गांधी के पास गए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद शपथ समारोह तो खत्म हो गया, लेकिन रेवंत रेड्डी के एक बयान पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। असल में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केसीआर का डीएनए बिहार का है, वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जो माइग्रेट करके आंध्र प्रदेश आए थे। रेवंत रेड्डी ने यह भी कह दिया कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। इसे लेकर आज कई तरह के रिएक्शंस आए और बीजेपी ने इसे इशू बनाया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन किसी ने रेवंत रेड्डी से अपना बयान वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के चुनाव में वोट मांगने के उन्हें बिहार भी जाना पड़ेगा और बिहार के लोग तब इसका सटीक जवाब देंगे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। और राहुल गांधी क्या समझते हैं, अभी भी उनकी माताजी रायबरेली से एमपी है ना, तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? इसका जवाब तो हम लेंगे, माफी मांगे, जल्दी हम मांग करेंगे, और नहीं तो हम लोग अपना जो करना है आंध्र प्रदेश में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उनको बिहार के चुनाव में आना है कि नहीं आना है? सवाल अब तो बिहार के डीएनए पर उठ गया है। बिहार में बीजेपी को अच्छा मौका मिल गया है। कल पूरे बिहार में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा, रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया जाएगा और उनसे इस मामले में माफी मांगने को कहा जाएगा। लेकिन सवाल नीतीश कुमार की खामोशी पर भी उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप है? देखो, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। वो डीएनए, जिस प्रकार की डीएनए की बात कर रहे हैं, ये उनका ही डीएनए ऐसा है। और इस प्रकार के कांग्रेस के लोग बिहार को, और बिहार में पर्टिकुलर एक जाति समूह को जो उन्होंने कहा कुर्मी, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लोग इसी प्रकार से गंदे वातावरण पैदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की अशोभनीय बात, ये बहुत ही कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से बिहार का डीएनए बहुत अच्छा है जी। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रथम राष्ट्रपति दिया है। बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है। इसलिए ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से ओछी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस को और हमारे नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों पर गालियां पड़ रही है और ये चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिहार के लोगों पर जिस प्रकार से गालियां पड़ रही है, ये जनता उसका जवाब देगी। अभी हाफ हुए हैं, अगले बार साफ हो जाएंगे कांग्रेस। बिहार की राजनीति में जगह बनाने के लिए गांव-गांव घूम रहे प्रशांत किशोर ने भी रेवंत रेड्डी के कमेंट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को रेवंत रेड्डी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनके आका भी बिहार के लोगों से ही सलाह लेते हैं। जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? उनके जो आका के आका होंगे वो भी बिहार के लड़कों से, हम ही से सलाह ले रहे हैं। तो बिहार की विद्वता की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में उन जगहों पर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आपसे अभद्रता करते हैं, आपको गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए। आप रेवंत रेड्डी को मना कीजिएगा, कोई तमिलनाडु में कह देगा, तमिलनाडु को मना कीजिएगा, कोई पंजाब में कह देगा। प्रशांत किशोर की यह बात तो सही है कि लालू यादव आजकल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सलाहकार हैं। लालू यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और उनकी शादी कराने दोनों की कोशिश में लगे हैं। बिहार के एक और नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही विरोधी दलों के अलायंस की पहल की थी। पटना से शुरुआत हुई थी। पूरे उत्तर भारत में मोदी विरोधी मोर्चे को अगर कहीं से उम्मीद है तो बिहार से ही है।
इसलिए रेवंत रेड्डी का बिहार की डीएनए पर कमेंट कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। बीजेपी ने इरादे साफ कर दिए हैं, वो पूरे बिहार में इसे इशू बनाएंगे, बिहार और बिहारियों के आत्मसम्मान का सवाल बनाएंगे। आज बीजेपी से एक और बड़ी खबर आई। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग हुई और यहां प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। मोदी ने कहा इस जीत के बाद विश्राम नहीं करना है, अब आगे के लिए जुटना है। मोदी ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत एक पूरी टीम की विजय है, इसे अकेले उनका करिश्मा न माना जाए। मोदी ने इस मीटिंग में एक इंटरेस्टिंग डेटा भी दिया। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें सरकार रिपीट करने के मामले में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। मोदी ने कहा बीजेपी की सरकारें ऐसे काम करती हैं कि जनता उन्हें दोबारा चुनती है। इस मामले में कांग्रेस का सक्सेस रेट रीजनल पार्टी से भी कम है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है, ओनली 7 टाइम्स, 18%। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है 39 टाइम्स हमको दोबारा मैंडेट मांगने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। उसका अर्थ 56% है, कांग्रेस पार्टी का 18% है। रीजनल पार्टी का उनको 36 बार सरकार में रहते हुए मैंडेट फिर से मांगने का अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें 18 बार ही उनका एसएस मिला है, सक्सेस मिला है, वो है 50%। ये पूरा स्वतंत्र भारत से जब से राज्यों में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि जनता उनकी सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर रही है, ऐसे में पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जानकारी दें, जनता और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें। मोदी ये भी कह रहे थे कि लोग अब मोदी की गारंटी पर भरोसा करने लगे हैं, इसलिए जब पार्टी के नेता जनता के बीच जाएं तो मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि मोदी गारंटी कहें, ये शब्द लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ेगा। कि उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें कि मेरे नाम के आगे मोदी जी लगाकर मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग किया जाए। ये बात तो सही कि देखिए कोई एक आदमी केवल जीत नहीं दिलाता है। ये सही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती, लेकिन जो हमारी स्टेट की यूनिट है, जो हमारे बूथ स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता है, जब सारे लोग एकजुट होते तब जाकर जीत हासिल होती है। इसलिए संगठन, नेतृत्व और नीतियां, कहते किसी भी चीज की सफलता के लिए सबल नेतृत्व होना चाहिए, नीतियां होनी चाहिए और संगठन होना चाहिए। ये बात तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही बीजेपी को इतना शक्तिशाली बनाया। मोदी के दम पर बीजेपी ने लगातार चुनाव जीते। मोदी ने अपने कामों से लोगों का भरोसा जीता। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी मोदी के नाम पर और मोदी के काम पर वोट मांगेगी। मोदी की गारंटी इस बार बीजेपी का नारा और सहारा बनेगी। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि यह पोजीशन हासिल करना किसी के लिए आसान नहीं होता।
इसके लिए मोदी ने जबरदस्त परिश्रम किया। 10 साल से न छुट्टी ली, न परिवार देखा, न दोस्ती निभाई, न आराम किया। अपनी नींद छोड़कर दिन रात काम किया। मैं पिछले 40 साल से भारत की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को देख रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में अपना सुख चैन छोड़कर, आराम छोड़कर इतनी मेहनत करने वाला नेता मैंने दूसरा नहीं देखा। एक खबर उत्तर प्रदेश से आई मदरसों की फंडिंग को लेकर। सवाल उठे और इसे लेकर यूपी सरकार ने फैसला किया कि अब मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि मदरसों के इनकम का सोर्स क्या है, उन्हें फंड कहां से मिल रहा है। इसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है कि मदरसों को लोकल लेवल पर मदद मिलती है या फिर विदेश से पैसा आता है। एसआईटी ने यूपी में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसों से इसकी डिटेल मांगी है। आज यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, शुरुआती जांच में पता चला है कि मदरसों में काफी मात्रा में पैसा विदेश से आया है, लेकिन जांच अभी चल रही है। जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी तभी पूरा सच सामने आएगा और यह पता चलेगा कि मदरसों को पैसे किस सोर्स से मिल रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि इसके स्रोत क्या हैं। ये स्रोत फॉरेन फंडिंग से हैं या कहीं और से हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी तभी हो पाएगा जब हमारी जांच पूरी हो। तो आर्थिक स्रोत थे मदरसों के, हमारे विभाग ने जो जांच की तो उन्होंने हमें उत्तर दिया था कि ये फंडिंग हमको स्थानीय स्तर पर हो रही है, चंदे से मिल रही है, जकात से मिल रही है। विभाग ने जो सर्वे किया उसमें ये स्थानीय स्तर पर तो ये पाया गया कि ऐसे लोग वहाँ सिचुएटेड नहीं है जो जकात कर सकें, चंदा दे सकें। तो इस पर संदेह हुआ तो विभाग ने उच्च स्तरीय वार्ता की और फिर ये निर्णय लिया गया कि हाई पावर कमेटी के द्वारा ये निर्णय हुआ कि इसकी स्पेशल जांच कराई जाए। एसआईटी जांच कर रही है। ये टीम जो जांच कर रही है उसका जो परिणाम निकल कर आएंगे, ये आर्थिक स्रोत कहाँ से हैं ये वास्तव में पता लग जाएगा, तब फिर इसके बारे में हम बोलेंगे। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। यूपी के मदरसों की विदेशी फंडिंग के सवाल पर जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने साफ साफ कहा कि विदेशी फंडिंग की बात सरासर गलत है। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो इसके सबूत दें। जो मदरसे अगर जांच हो रही है तो जो मदरसे गवर्नमेंट से लेकर पैसा खाते हैं उनकी जांच है। वो मदरसे जो गवर्नमेंट से एक कौड़ी नहीं लेते उनकी तो कोई जांच है नहीं यार। फॉरेन फंडिंग हो रही, विदेशी फंडिंग हो रही है। नहीं कोई कुछ साबित करो कौन विदेश से आ रहा है फंडिंग निकल के। पागल है दुनिया यहाँ देगी क्या? हिंदुस्तान में फंडिंग करने वालों की कमी है? क्या जरूरत है बाहर से लेकर के आने के पैसे की? बताइए और कुछ। असल में लखनऊ में आज जमीयत उलमा हिंद की एक मीटिंग थी जिसमें मौलाना अरशद मदनी ने तमाम इश्यूज पर अपनी बात रखी, लंबी स्पीच दी और साफ साफ कहा कुछ लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारा कोई सियासी किरदार नहीं है। सियासी लोग तो बदलते रहते हैं। आज किसी का दौर है, कल किसी का दौर है, आज कोई आ गया, कल कोई मर गया, ये तो होता रहेगा। हमारा पैगाम है सियासी पार्टियों से भी जो कहीं भी हैं, इक़्तिदार में हैं या नहीं, कि प्रचार प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए, नफरत और दूरी का प्रचार नहीं होना चाहिए। मजहब के नाम के ऊपर एक दूसरे से दूरी और नफरत, ये नजरिया आजादी के बाद मुल्क में पैदा हुआ और बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क की बदकिस्मती है कि फिरक़ा परस्त ज़हनियत
फिरकापरस्त ताकत, उसने एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही बिरादरी, एक ही सरजमीन में रहने वालों के दिलों को तोड़ दिया, तकसीम कर दिया। बुनियाद मजहब है। फिरकापरस्त ताकत अपनी ताकत के बलबूते पर जो कर रही है, आप अपने अमल से उसे कंडम कीजिए। मुझे याद है 9 साल पहले आपकी अदालत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। इसी पॉलिसी के तहत यूपी की योगी सरकार राज्य के मदरसों को मॉडर्नाइज कर रही है। उनके सिलेबस में साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 550 मदरसों को हर साल सरकार से 866 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है। ये रकम कोई छोटी नहीं है, और अगर सरकार इतना पैसा दे रही है तो उसे इस बात की जांच करने का हक है कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि मदरसा चलाने वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार का पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होगा, सिलेबस को अपडेट और आज के ज़माने के हिसाब से बदला जाएगा, तो इससे फ़ायदा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। हमारे देश में सियासत का एक और हैरान करने वाला एग्जाम्पल आज पार्लियामेंट में दिखाई दिया। किसी से मिलने पर हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है। लेकिन आज हाथ जोड़कर अभिवादन करने पर भी सियासत हो गई। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ था, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी। प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री पहले पहुंचे, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ उनके बाद पहुंचे। गाड़ी से उतरकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री को नमस्कार किया, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, नमस्कार किया। ये साधारण सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात का बतंगड़ बन गया। उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री को नमस्कार करने का वीडियो वायरल किया जाने लगा, और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ट्वीट किए। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर कांग्रेस के समर्थकों ने इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इशारों में यह कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से देश के नंबर 2 पद पर बैठे जगदीप धनखड़ किस तरह प्रधानमंत्री के आगे झुके हुए हैं, नतमस्तक हैं। आज धनखड़ ने राज्यसभा में इस पर अफसोस जताया। वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा में उन्होंने कहा वो तो डाउन टू अर्थ इंसान है, सबसे विनम्रता से पेश आते हैं, छोटा हो या बड़ा सबका झुककर सम्मान करते हैं, कर्टसी दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था एक दिन उनके नमस्कार करने का भी मजाक बनाया जाएगा। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। आई लीव इट टू योर साउंड विजडम। नहीं, यदि अगर कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश की राजनीति में, और वो ऑफिशियली ऐसा करते हैं, आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई पेन, बट अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति का दर्द, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के अभिवादन करने पर, उनके संस्कार पर
उनकी विनम्रता पर सियासत हो, उसका मजाक उड़ाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जगदीप धनखड़ किसी एक दल के नहीं हैं, पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर सभी पार्टियां उनका सम्मान करती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को अभिवादन करने की मुद्रा को सियासी मुद्दा बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संवैधानिक पद का और संवैधानिक पदों पर बैठे किसी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और ये जिम्मेदारी किसी एक दल की, किसी एक नेता की नहीं, पूरे देश की है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्होंने उपराष्ट्रपति के प्रति अन्याय किया है। महाराष्ट्र से आज एक चौंकाने वाली खबर आई है। एनसीपी के लीडर नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र के रूलिंग अलायंस में खटपट हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा नवाब मलिक को महायुति में शामिल नहीं किया जा सकता। उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिनकी वजह से उन्हें गठबंधन में शामिल करना मुश्किल होगा। असल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 18 महीने जेल में बंद नवाब मलिक फिलहाल जमानत जेल से बाहर हैं। आज वो नागपुर में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। इस दौरान वो सदन में अजित पवार गुट के नेताओं वाली बेंच पर बैठे, उनसे बातचीत करते नजर आए। हालांकि नवाब मलिक ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि वो शरद पवार के साथ हैं या अजित पवार के साथ। लेकिन चूंकि नवाब मलिक सदन में अजित पवार के कैंप के नेताओं के साथ बैठे, इसलिए मैसेज गया कि वो अजित पवार के साथ आना चाहते हैं। अजित पवार अब महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, महायुति में शामिल हैं। इसलिए फडणवीस ने इसे लेकर अजित पवार को जो चिट्ठी लिखी उसने साफ साफ कहा कि पार्टी में किसे लेना है किसे नहीं लेना यह आपका अधिकार है, लेकिन नवाब मलिक को महायुति में लेना उचित नहीं होगा। बीजेपी के लीडर आशीष शेलार ने कहा नवाब मलिक पर देशद्रोह का इल्जाम है, ऐसे मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। हमारे लिए देश प्रथम और उसके बाद कोई सत्ता ये विषय आता है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, ना करेंगे। जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक की ओर है, वो आरोपों को देखकर उनके समर्थन का साथ या लेना यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। यही भूमिका माननीय देवेंद्र जी ने सम्माननीय अजीत दादा को लिखी है और हमारा पूरा भरोसा है माननीय अजीत दादा भी उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट से भी रिएक्शन आया और संजय शिरसाट ने कहा कि फडणवीस ने जो किया वो सही किया, सत्ता से ज्यादा देश का हित जरूरी है। उन्होंने सही कहा है ना, उन्होंने ये कहा है कि पहले हम राष्ट्र को प्रायोरिटी देते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखती और सत्य के लिए किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई भी आएगा और सत्य के लिए उसको हम शामिल करेंगे, ये हमसे होने वाला नहीं। भले सत्ता ना आ रहा है, लेकिन जो देशद्रोही का जिसके ऊपर खटला चल रहा है वो अगर हमारे बाजू में अगर बैठता है तो वो हमारे लिए मुसीबत का कारण हो सकता है, इसलिए वो हमारे साथ में नहीं रहना चाहिए। हमारी भी स्पष्ट भूमिका है। अब से कुछ देर पहले नवाब मलिक दिखाई दिए। उनसे जब देवेंद्र फडणवीस के लेटर को लेकर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो किस गुट में जाएंगे ये क्लियर नहीं है। इसे लेकर अजित पवार गुट ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन शरद पवार कैंप के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने कहा नवाब मलिक बेगुनाह हैं, उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो साबित नहीं हुए हैं। हमको ना फडणवीस ने क्या कहा है उससे मतलब है, ना अजित पवार जी ने क्या कहा है उससे मतलब है। हमारी ये पहले से भूमिका रही है, शरद पवार जी साहब की भी ये भूमिका रही है, नवाब मलिक निर्दोष है। देवेंद्र फडणवीस की बात सही है कि नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। अगर उन्हें महायुति में शामिल किया गया तो बीजेपी की नीयत पर गंभीर सवाल उठेंगे, क्योंकि नवाब मलिक पर जो सारे केसेस हैं वो बीजेपी के सरकार के समय लगे हैं। पहले भी अजित पवार को लेकर बीजेपी की काफी फजीहत हुई थी, बीजेपी पर काफी सवाल उठे थे। अब फडणवीस नहीं चाहेंगे कि और फजीहत हो, इसलिए फडणवीस ने अच्छा किया, चिट्ठी लिखकर अपनी पोजीशन साफ कर दी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं। ममता आज दार्जिलिंग में थी।
दार्जिलिंग के मकईबाड़ी चांद बागान में ममता बनर्जी ने बागान में काम करने वालों के साथ मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ी। ममता बनर्जी कुर्सियांग भी गईं। वहां भी ममता ने चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात की, उनके साथ काम किया और इसके बाद ममता बनर्जी ने चाय बागान में काम करने वालों के साथ डांस किया, उनके साथ लोकगीत भी गाया। ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने चाय बागान में काम करने वालों पर बहुत पहले एक गाना लिखा था। चाय बागान में पत्तियां तोड़कर उन्होंने ये काम करना भी अच्छे से सीख लिया है। अब वो चाय बागान में काम कर सकती हैं। ममता बनर्जी की ये सरलता, ये सहजता, अपने लोगों के साथ उनका ये कनेक्ट उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।